Now the first is a potential energy. What is the potential energy? The energy which is formed or stored in the body, a form of energy that is always conserved. Potential energy that is stored in the body in an object or substance. This stored energy is basically based on the position, arrangement or state of the objects. ठीक है, जो भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग सब्सटेंस है, उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसकी अरेंजमेंट के ऊपर कि वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट जो वो किस तरह से अरेंज किया गया हुआ है. ठीक है, दैट्स एनर्जी is called the potential energy, and that energy is always stored in that body. Now you can think of it as energy that has the potential to do work. This is basically the form of work that is stored in the body as a potential energy. कि ये actually तो work done है, जो body work done कर रही है, वो work done उस object के अंदर या उस body के अंदर जो है वो as a energy store हो रहा है, उसको हम potential energy कहते हैं. ठीक है, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं. देखिए, इनिशियली जब ये राइडर जो है इस पॉइंट के ऊपर था, तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो आपका एक्सिस है वो है, वो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, इसकी जो पोजीशन थी, इसकी जो हाइट थी वो 0 थी. तो इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की या इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी, और काइनेटिक एनर्जी उसकी इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम थी. अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करे, तो इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, इसको वर्क डन जो है वो बॉडी जो है वो वर्क डन कर रही है. पोटेंशियल रिक्वायर है वर्क डन करने के लिए, वो पोटेंशियल इस बॉडी में के अंदर जो है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा. जैसे जैसे इसकी हाइट, इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से बढ़ता जाएगा, इसकी इस बेस पॉइंट से हाइट बढ़ती जाएगी, इसकी पोजीशन जो है वो हाई होती जाएगी, वैसे वैसे इसके अंदर उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बतदरीज जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है. ठीक है, बढ़ती जाएगी, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी. ठीक, उसके बाद जब अगेन ये डाउन मूव करेगा, तो अब इसमें से अगेन जब ये डाउन मूव कर रहा है, तो देखिए इसकी हाइट जो है, इसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस जो है वो डाउन हो रही है, कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है. ठीक है ना, वर्टिकल डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे इसकी एनर्जी जो है वो आउट होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी. ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम होगी, जबकि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. At highest point at height, potential energy will be maximum. So there is a gravitational potential energy. What is the gravitational potential energy? Yeah, simply that potential energy which is stored in that object or body due to its position above the earth surface. किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर होने वाली वो एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट से है, बट वो पोजीशन कहाँ से लेके कहाँ तक है, अबव द अर्थ सरफेस. जमीन की सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर है, तो हम उसकी पोजीशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, कि अर्थ की सरफेस से उस बॉडी की पोजीशन क्या है, कितना डिस्टेंस है उसका, वर्टिकल डिस्टेंस उसका जमीन की सतह से उस बॉडी का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है. तो दैट एनर्जी विल कॉल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, उसकी मैग्नीट्यूड जो वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू एम जी एच. है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, एम जी एच के, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, g is the gravitational constant, and h is the height of that body from the surface of the earth. अर्थ की सरफेस से उसका जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो h होगा. ठीक, here m is the mass measured in kilogram, g is the gravitational field strength. ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी से हम कहते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर केजी. here h is the हाइट को मेजर करेंगे मीटर में, ऐसे सिस्टम में इसका जो यूनिट है, और ये हाइट होगी अर्थ सरफेस से लेके. ठीक है, वेयर इज जो उसने रिप्रेजेंट किया, ये टर्म हम यूज करें, इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड देयर आर मेनी काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, आप किसी रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं, तो आप उसके लिए जो पोटेंशियल आपको रिक्वायर्ड है उसको स्ट्रेच करने के लिए, वो उस बॉडी में एज अ वर्क जो है एज एनर्जी स्टोर होगा, वो पोटेंशियल, एंड दैट विल द
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वाटर एट द टॉप ऑफ अ वाटरफॉल, वाटरफॉल के कोई की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो इसकी हाइट के ऊपर, यहाँ के ऊपर टॉप के ऊपर जो वाटरफॉल है, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो उसकी बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और ये पोटेंशियल जो है ये भी इसमें स्टोर हो रहा है एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा योजो इन हेल्ड इन योर हैंड, आपको योजो कहते हैं, तो वो भी इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, क्योंकि इसमें देखिए अब इसकी जो मूवमेंट है वो बिकॉज ऑफ पोजिशन है, एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो पोजिशन की वजह से स्टोर हो रही है, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यानी कि किसी भी कोई भी आप ऐसी एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन स्टोर हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो आपकी सिंपली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहलाएगी। इसके अलावा इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की। अ कार पार्क इन अ पार्किंग लॉट, अब पार्किंग लॉट में कोई कार पार्क करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड, आप कोई स्लाइड, बच्चा जो है वो उसके ऊपर उसके टॉप पे अगर बैठा हुआ है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल स्टोर हुआ है, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बॉल सिटिंग ऑन अ टेबल, आपने सिंपली कोई स्टैटिक एक टेबल है उसके ऊपर आपने एक बॉल है स्टैटिक पोजीशन में है, तो उस बॉल की विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ पोजीशन जो होगी, अर्थ सरफेस उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन के रिस्पेक्ट से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ऑल दो द बॉल इज स्टैटिक ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, तो वो भी उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है, ठीक है। एंड अगेन समवन पुलिंग अ एरो बैक ऑन अ बॉल, ठीक है, उसको भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसको एरो का बैक पुल करने के लिए, ठीक है, that will be stored in that body in the form of potential energy. So next is the conservative force. What is a conservative force? There are basically two kinds of forces: conservative forces and non-conservative forces. What is a conservative force? A force which is conservative force, the force which is with the property that the total work done in moving a particle between two points is independent of the particle. इसका मतलब है कि किसी भी फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क डन बॉडी कवर करेगी, ठीक है, आपके पास सिंपली एक पॉइंट एक पार्टिकल है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, और उसको मूव करने के लिए जो उसने वर्क डन किया है, ठीक है, वो वर्क डन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इस चीज से इंडिपेंडेंट है कि उसका पाथ क्या है, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। यूं कह ले सिंपली अगर हम बात करें कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है हमेशा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो अगर पाथ से इंडिपेंडेंट है तो हम कहेंगे कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। अगर किसी फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। मैं अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ कि अगर वर्क डन जो है किसी फोर्स की वजह से वर्क डन जो है पाथ से इंडिपेंडेंट हो तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। लेकिन अगर कोई वर्क डन टोटल वर्क डन जो उस बॉडी पे हो रहा है, अगर वो जो किसी फोर्स की वजह से हो रहा है, अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फिर फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव होगी। इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव, अगर पाथ डिपेंडेंट है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इक्विवेलेंटली इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ क्लोज्ड लूप, सिंपली वो कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है किसी क्लोज लूप के अंदर जो है, क्लोज लूप के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो टोटल वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो इस केस में टोटल जो वर्क डन होगा उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जीरो होगा। तो वर्क डन हमेशा जो है किसी क्लोज पाथ के अंदर क्लोज लूप के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट कि किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। A conservative force depends only on the position of the object, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो हमेशा बॉडी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि बॉडी कहाँ पड़ी हुई है। If a force is conservative, it is possible to assign a numerical value of the potential at any point, and conversely, when an object moves from one location to another, the force change the potential energy of the object.
ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर रही है। द मैकेनिकल एनर्जी है द ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ द फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव देन डिफाइनिंग अ स्केलर पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर स्केलर पोटेंशियल को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है अगर फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि फिर उस केस में अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो हमारे पास एक से ज्यादा पाथ होते हैं। ठीक है, पाथ टेकिंग डिफरेंट, वो डिफरेंट पाथ जो है वो ले सकता है, and that definitely that will lead to a conflicting potential difference between the start and the end points. अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो फिर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसकी कंजर्वेटिव फोर्स की जो बड़ी वेल नोन एग्जांपल है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव की जो बड़ी एक वेल नोन एग्जांपल है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक तो इसकी है फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर होती है दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, या इसको मैं स्प्रिंग फोर्स भी जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी जो वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। दो मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो रही होती है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, क्योंकि उसकी वजह से भी जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। The last two forces are called central forces as they act along the line joining the centers. इनको central forces भी कहते हैं। ठीक है, so basically there is a main difference between conservative and non-conservative force is the path dependence and path independence. Here you can check the work done for a conservative force. वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, ये बात अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इन अदर वर्ड्स द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द सेम फॉर एनी पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पाथ के अलोंग जो है वो आप देख रहे हैं उसको, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सिंपली देखिए, आप वर्क डन पर कैलकुलेट करते हैं, कोई बॉडी है वो पॉइंट ए से बी तक जाती है। ठीक है, एक सिम कर्व, चाहे आप कर्व पाथ ले लें, कर्व पाथ है उसका पॉइंट ए है, दूसरा जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज बी। आपके पास कोई बॉडी है वो ए से बी तक जा रही है तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी। तो जो पाथ वन है दैट इज ए टू बी है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट वेज है उस तक जाने के लिए, वो पाथ ए टू बी को फॉलो भी कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट जस्ट लाइक ये कि लेट मी ड्रॉ दिस। ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट बी। अब देखिए दो वे हैं इस बॉडी के पास, इस कोई बॉडी है वो इस पॉइंट के ऊपर है, आपके पास दो वे हैं उस पॉइंट तक जाने के लिए। एक तो ये पाथ फॉलो कर सकती है बॉडी। ठीक है, कि वो यहाँ से यहाँ तक चली जाए, पाथ ए से हम कह देते हैं, और दूसरा वो यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक चली जाए। ठीक है ना, दो डिफरेंट पाथ को इस्तेमाल करके वो बॉडी जो है इस पॉइंट तक जा सकती है। तो लेट्स से हम पाथ वन अगर देखें ए टू बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पाथ वन है, ये हमारा जो है ये पाथ वन है और ये वाला पाथ टू है। तो ए टू बी पाथ वन जो है इसमें फोर्स में पता है वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट है। तो कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह से ये इक्वल होगा, जो वर्क डन उसको ए टू यहाँ तक पाथ वन को फॉलो करते हुए रिक्वायर्ड है वही वर्क डन उसको पाथ टू को फॉलो करते वक्त रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये वर्क डन जो है वो इक्वल होगा, सेम होगा अगर हम आप पाथ टू को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, आप ए टू बी तक जाते हैं और पाथ टू को फॉलो करते हैं तो वो वर्क डन भी सेम है। ठीक है, दोनों इंटेग्रल जो है ये दोनों जो वर्क डन की अमाउंट है वो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि चाहे आप ए से बी तक
पाथ 1 को फॉलो कर लें या पाथ 2 को फॉलो कर लें, दोनों सूरतों में आपको सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ऐसा वर्क डन के जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करे, चाहे इधर को आप जाएं चाहे आप यहाँ से जाएं, जो मर्जी पाथ फॉलो करें, आपको सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड है। तो ऐसी फोर्स को फिर हम कहते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि जो जिस फोर्स की वजह से ये वर्क डन हुआ है वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि उस फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है सिंपली। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। ठीक है, अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव की वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इवेंचुअली एंड इक्विवेलेंटली अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क इट डज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है, अब वर्क वर्क डन किसी क्लोज पाथ के अलोंग हमेशा जीरो होता है। अगर आपका क्लोज पाथ है यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट की और आपने आना भी दोबारा वही यही वापस है, इनके पास ये क्लोज पाथ है और आप ए टू ए ही वापस आ रहे हैं, आपने ए से स्टार्ट लेना है और आपका एंडिंग पॉइंट भी ए ही है। तो ऐसे सूरत में उस क्लोज जो सर्कल आपको नजर आ रहा है इस इंटेग्रल के ऊपर, इट रिप्रेजेंट्स के आपका जो पाथ है वो कोई क्लोज पाथ है। ठीक है, ये लाइन इंटेग्रल जो है ये किसी क्लोज पाथ के लॉन्ग है, तो उस केस में आपके पास जो ये जो फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड है और इसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है क्लोज पाथ के लॉन्ग, क्योंकि आपकी एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों सेम है, आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ रहे हैं, आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो है वो इक्वल है। तो इस केस में इस क्लोज पाथ के लॉन्ग वर्क डन दैट विल बी जीरो। ठीक है, देखिए आप दो ए टू बी जा रहे हैं, अगर पाथ 1 फॉलो करते हैं या पाथ 2 फॉलो करते हैं तो they are basically equivalent, the work done will be equivalent because any closed path is the sum of two paths। लेकिन क्लोज पाथ जो है ये बेसिकली सम है दो पाथ का। ठीक है, कैसे? हाफ ये और हाफ ये, इसमें एक इंटरवल में हाफ इंटरवल में वर्क डन पॉजिटिव होगा और हाफ में नेगेटिव होगा, तो जब आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों वर्क डन इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, दोनों की अमाउंट सेम होगी बट इक्वल ऑपोजिट। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। ये देखिए पाथ 1 है, पाथ 1 में ये फील्ड, ये पाथ 2 का वर्क डन था। ठीक है, तो पाथ 1 का के लिए फोर्स ये आ गई, जो पाथ 1 की फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो वो आपके पास टोटल वर्क डन आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इट शोज दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क डन को जब आप ऐड करते हैं तो इन दोनों पाथ्स के वर्क डन इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, वो ऐड होंगे तो आपको टोटल वर्क डन जीरो दे देंगे। ओके ओके, देयर इज वन मोर वे टू चेक द आइदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकली कोई ऐसी फोर्स दे दी जाए, कोई वैल्यू दे दी जाए और आपको ये चेक करना हो कि इसको देखिए आपकी ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फिर आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए एक सिंपल सी कंडीशन है, मैं हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं कि जो है ये एक सिंपल सा फार्मूला है, आप इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने डेरिवेटिव लेना है उस फोर्स का, उसके एक्स कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर उसी फोर्स के वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और दोनों को चेक करना है क्या वो दोनों इक्वल है, अगर तो ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होगी तो इसका मतलब है कि वो गिवन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, थोड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि फोर्स के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फोर्स के वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर दोनों को चेक करेंगे क्या वो इक्वल है कि नहीं। इक्वल होंगे तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगी, इक्वल नहीं होंगे तो वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। देखिए आपको एक सिंपल सी फोर्स दी गई है, टू डायमेंशन में फोर्स है, टू डायमेंशनल फोर्सेस है, वो चेक करके आपने बताना है कि में से कौन सी कंजर्वेटिव है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ पे देखिए ये आपको फोर्स दी है, डिफरेंट फोर्सेस है, तीन फोर्स टोटल दी हुई है, ए बी सी तीन है। अब इसको चेक करें, देखिए
फर्स्ट फोर्स ये है, सेकंड ये है। इसको चेक करें, पहला आप ये ले लें, देखिए ये इसका एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, आपने सिंपल यही फार्मूला यूज करना है, इस चीज को आपने चेक करना है, इस रिलेशन को आपने सिंपली इस रिलेशन को हमने बेसिकली चेक करना है कि ये होल्ड करता है कि नहीं। अब देखिए फोर्स के एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा आपके पास, इसको करें डिफरेंशिएट, आपके पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो एक्स को आपने नहीं छेड़ना, एक्स एज इट इज रहेगा, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव लें, क्या आ जाएगा 3ax y² यानी कि 3ax y²। ठीक है, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव यानी कि इस फर्स्ट का टर्म का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपने y कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें। अब जब विद रिस्पेक्ट टू x लेने हैं तो आपने y वाली टर्म को नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगी, तो इसको ले, x वाली को डिफरेंशिएट करें, क्या आ जाएगा 3x² और साथ में ay एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 3x² और ay जो है वो एज इट इज रहेगा। देखिए अब इसको चेक करें, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों टर्म जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये 3ax y of first term with respect to y and the derivative of second term with respect to x। ठीक है, हमने दोनों को किया और उसके बाद फिर हमने चेक किया तो ये दोनों डेरिवेटिव जो है इक्वल नहीं थे, तो इसका मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना, आपने विद एक्स कंपोनेंट को लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आंसर आया है, फिर वाई कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आएगा, जिसका मतलब है कि फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज दिस एंड दिस फैक्टर दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिमिलरली सेकंड को चेक करें, आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी ए को इधर भी ले, इधर मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू वाई और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे, देखिए इसका आंसर ये आया 2ay/x एंड 2ay/x, दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है द फोर्स द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वन जो आपको गिवन है फोर्स, उसके भी एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव लें तो ये आ गया, वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ गया। अब इन दोनों को चेक करें, ये दोनों भी इक्वल, इसको चेक करें, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इसका अंडर है। ठीक है, 2 डायमेंशनल फोर्स है, इसको भी आपने चेक करना है। 2 डायमेंशनल मतलब है इसमें एक्स वाई में दी हुई है, आपके पास एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, तो ये भी देखिए ये फोर्स है गिवन, इसको चेक करें। ठीक है, और उसको अपने जो है चेक करने से सबसे पहले कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो आपने सिंपली सिंपल डेफिनेशन है, ये एक सिंपल इसका रूल है। ठीक है, ये बना सिंपल आपने ये रिलेशन यूज करना है और चेक करना है क्या वो फोर्स इक्वल है कि नहीं। देखो दोनों केसेस में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, दोनों आपके पास आंसर सेम है, इसका मतलब है कि गिवन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब वो कह रहे हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 मीटर। तो वो कह रहे हैं कि इस फोर्स के मैग्नीट्यूड इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि पहले आपने ये चेक कर लेना है कि फोर्स है क्या, फोर्स आपने पहले फाइंड कर लेनी है, ये आपके पास वो फोर्स आ गई है, दोनों केसेस में सेम है। अब इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू कह रहा है, जिस पॉइंट पे कह रहा है वो वैल्यू पुट कर दे, एक्स और वाई की ये वैल्यू पुट करें 1 मीटर इसके अंदर, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा इसका मतलब है कि वो इन इन पॉइंट्स के ऊपर फोर्स की वो वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू 1 मीटर पुट करें, 1 मीटर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी एट दैट पॉइंट। तो नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है,
देखिए सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट रिलेटिव टू द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इन एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली सेंटर ऑफ, सिंपल अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट वेयर द mass of the whole body is considered to be concentrated। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है कि जहां, जिस पॉइंट के ऊपर उस सारी बॉडी का, पूरे ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होता है। ठीक है, this is the point of the system of particles that marks the average position of the system in relative to the mass of the object। ठीक है, ऐसा पॉइंट कि जिसके ऊपर होल बॉडी का, के ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट का जो मास है वो कंसंट्रेट कर रहा होता है, दैट्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास पॉइंट।